हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 7th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी का 17 चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, तो इसमें हम वनों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए फिर आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे। प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर के बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर जो समारोह हुआ था उसमें हुआ क्या था। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा हो गया उसके पश्चात वरिष्ठ नागरिक, बड़े बड़े जो नागरिक थे, उन्होंने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की। शहर के ठीक बाहर स्थित वन क्षेत्र जो थे उनकी सफाई करके, यानी वनों को काट करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या जो है उसमें नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा, जिससे बेरोजगारी जो है उसको कम किया जा सकेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें यह बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। क्यों किया, इसका भी देखते हैं। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा फेफड़ा जो हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है, यानी कि उसमें आने वाली जो ऑक्सीजन जो होती है वो जितनी ज़रूरी है, तो उसी मतलब तरह से अगर देखा जाए तो वन भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वनों को प्रकृति के हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। जल शोधन का अगर बात की जाए तो उनके लिए एक सिस्टम की तरह भी ये कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए, थोड़े कंफ्यूज हो गए। प्रोफेसर अहमद ये बात समझ गए थे कि बच्चों को ने वन नहीं देखा है, इसलिए जो बच्चे हैं वो वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। तो अब आगे वन का भ्रमण होगा। ठीक है, तो वन में क्या क्या चीजें उन्होंने देखी। वहां पे जाने से पहले एक रविवार, एक संडे प्रातः सुबह सुबह बच्चे चाकू, हैंडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ में लेकर के प्रोफेसर अहमद के साथ वो लोग वन की भ्रमण के लिए निकले। ठीक है, और वहाँ जब जो है वन के भ्रमण के लिए जो है वो वहाँ पहुँचे, तो उसके साथ साथ उनके साथ उनका हम उम्र एक बच्चा था। गांव के समीप वन की ओर निकल पड़े जब वो लोग, तो रास्ते में उनके पास गांव का एक जो है उनकी उम्र का एक बच्चा था, एक लड़का था, टीबू। ठीक है, वो मिला जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा है। मवेशी जो है भेड़ बकरियां जो थी उन वो इधर उधर चली ना जाए, इसलिए फटाफट जो है उनको एक ही जगह एक झुंड में करने का काम कर रहा था। बच्चों को देख करके टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया। जब बच्चों को देखा वहां जाते हुए तो टीबू भी जो है उनके साथ चलने लगा, जबकि जो मवेशी जो थे उनको लेकर के उनकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए किया जो है संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जो जंतु हैं उनको परेशानी हो सकती है। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी जितने भी लोग थे वो वन का पूरी तरीके से इसका जो है व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने ऊपर से वन को देखा, विभिन्न वृक्षों के शिखर, वहां पे विभिन्न वृक्ष जो थे उनके शिखर ने भूमि के ऊपर जो हरा आवरण सा बना लिया था। यद्यपि ये जो आवरण जो था वो पूरी तरीके से हरा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक ही वृक्ष तो होंगे नहीं, कई वैरायटीज़ के वृक्ष होंगे, इसलिए वो पूरी तरीके से हरा नहीं था। लेकिन वहाँ से उनको जो है मतलब कि वन की जो ज़मीन थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। और वहाँ पे अंदर उन्होंने कुछ जो है कुछ वन्य जंतु, जंगली जंतु जो थे उन्हें देखा। ठीक है, इसके बाद समान रूप से मतलब कि जो वन था वहाँ पे, अभी हमने बताया कि वहाँ पे वृक्ष एक तो होंगे नहीं तो कई सारे होंगे, तो अलग अलग वैरायटी के जो है वृक्ष थे, इस वजह से वो पूरी तरीके से समान रूप से वो हरा नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ का जो वातावरण था वो शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। ठीक, वहाँ की फ्रेश एयर में वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गए और फ्रेश हो गए।
नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। एक्साइटेड हुए तो इस पर टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि ये वहाँ की सामान्य घटना थी, एक नॉर्मल घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर जो थे, क्योंकि वो लोग अनजान थे उस एरिया में, कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए, और जिससे वहां पे आराम कर रहे जो पक्षी थे वो अशांत हो गए, डिस्टर्ब हो गए, और वो जो है मतलब कि चहचहाने लगे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को देख करके, अन्य जो है नए जो जंतु हैं उनको देख करके, अन्य लोगों को देख करके अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके उनको चेतावनी देते हैं। ठीक है। टीबू ने यह भी बताया कि जो शूकर यानी वराह या फिर सुअर जो है वो, और गैर, बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। तो इस तरीके से जो जंगली जंतु हैं वो वन के जो घने क्षेत्र हैं, सघन क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये सब रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था, कि जो वन हैं उनमें कैसे जो है वो जितने भी जो जंगली जंतु वगैरह हैं उनके लिए किस तरीके से आवास का काम करते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है। तो अब वे स्वयं देख रहे थे, क्योंकि कक्षा 6 में तो उन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा था कि वन जो है वो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के लिए एक आवास की तरह कार्य करता है, आवास जो है उनको प्रदान करता है। यहाँ पे उन्होंने अब पूरी तरीके से जब ये भ्रमण करने गए तो उन्होंने वो चीज़ अपनी आंखों से भी देख ली कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय है या और उन्हें आवास प्रदान करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वृक्षों के चित्र हैं, जैसे कि नीम का, बांस का, और नीचे जो है वो है नीम का है, बांस का है, शीशम का है, सेमल का है। तो यहाँ पे कुछ जो है पेड़ों के चित्र दिखाए गए हैं। तो आगे देखते हैं कि इनमें इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। तो जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। जब बच्चे वहां गए तो इस तरीके के जितने भी वृक्ष उन्होंने देखे तो टीबू ने उनकी हेल्प की कि जो है कौन सा वृक्ष कौन सा है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, क्योंकि वन जो होता है वो हर तरीके की जो है पेड़ पौधों से समृद्ध है। ठीक है। और ज़्यादातर हर तरीके के जो जीव जंतु हैं वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो वन जो था वहाँ पे जो है वृक्ष भी थे, झाड़ियाँ भी थी, शाक भी और घास भी पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं, आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की जो घनी पत्तियों के आवरण के कारण, क्योंकि वृक्षों की जो पत्तियां थी वो बहुत ज़्यादा घनी थी, उनके आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। अब हमें क्रियाकलाप में क्या करना है कि वनों में जो है जो भी सामग्री हमें वनों से प्राप्त हो सकती है, जिनका हम अपने घरों में कुछ सामग्रियों का यूज़ करते हैं, जिनमें वनों के द्वारा जो वन के में जो पेड़ पौधे हैं उनसे वो प्राप्त की गई होंगी, उनसे वो बनाई गई होगी, इसी की हमें सूचियाँ बनानी है। तो देखिए आपने अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देख करके उन वस्तुओं की सूची बनाई जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। ठीक है। आपकी सूची में कास्ट यानी कि तने की जो लकड़ी है उससे बनी अनेक वस्तुएं, जैसे कि प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये तो जो फर्नीचर वगैरह तो हो गए, लेकिन इसके अलावा गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय पादप जैसे जड़ी बूटी वगैरह भी वनों से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें भी वनों से प्राप्त होती है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा, आखिर जो वनों में इतने सारे जो वृक्ष हैं वो किसने लगाया होगा। तो अभी जैसे हमने देखा कि वनों पर, पेड़ों पर जो है मधुमक्खी भी अपना छत्ता बनाती हैं, तो वहाँ से शहद भी प्राप्त हो सकता है। लकड़ी की मूर्तियाँ या खिलौने भी बनते हैं। मोहरी, लाख यहाँ पे दिखाई गई है, कुछ औषधियाँ भी हैं। ठीक है। कत्था भी दिखाया गया, कत्था भी प्राप्त होता है। और यहाँ पे जैसे गोंद वगैरह है, ये सब कुछ वन्य उत्पाद हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने जो शीला की कन्फ्यूज़न थी उसमें उन्होंने ये बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो बीज जो है वो पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करते हैं, और वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं।
वृक्षों से बीज प्राप्त होते हैं और वनों की जो भूमि होती है वो वृक्षों को जो है उनके अंकुरण, उनके नवोद्भिद नए पौधों के रूप में, उसके बाद उनके विकास, उनके विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग वो तने से ऊपर उठ करके क्या बना लेता है, शिखर बना लेता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है स्टेप्स के रूप में एक छत जैसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वृक्ष का जो शाखीय भाग होता है वो तने के ऊपर जो उठ जाता है, ऊपर वाला पोर्शन, वो क्या बना लेता है, शिखर बना लेता है। तो ये जो ऊपर की टिप जो है उसकी बात की गई है। आगे हर एक स्टेप मिलेगा। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने के लिए कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह जो है अपना स्ट्रक्चर जो बना लेती हैं। इसको कहते क्या हैं, इसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों से नोट करने के लिए कहा कि जो ऊंचे वृक्ष की जो ऊंची ऊंची जो शाखाएं हैं वो कैसे एक छत जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, तो अब वो ये जो स्ट्रक्चर बना लेती हैं इसे कहते क्या हैं उसे हमें देखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर की जो वृक्षों की जो ऊंची ऊंची शाखाएं हैं जो बना लेती हैं, उन्हें ये बताया कि इन्हें वितान या फिर कैनोपी कहते हैं। छत जैसा जो स्ट्रक्चर बना लेती हैं उन्हें वितान या फिर कैनोपी कहते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप में हमें जो हमने पादप जो उत्पाद वन्य उत्पाद जो थे जो हमें प्राप्त हो सकते हैं वनों से, किस किस तरीके के जो है उत्पाद हमें प्राप्त हो सकते हैं, उसी की हमें एक सारणी बनानी है, उसी में हमें इसे लिखना है। ठीक है, तो पादप से प्राप्त होने वाले अनेक उत्पादों के आधार पर तालिका में हमें कुछ जो है वन्य उत्पादों को लिखना है। हर श्रेणी में पौधों का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। इन तालिकाओं को अपने जो और उदाहरण आपके पास अगर हैं तो उनसे आप इसको फिल करेंगे। तो जैसे कि गोंद है वो बबूल से प्राप्त हो रहा है। लकड़ी, यहाँ पे गोंद और भी कुछ अगर पौधे हैं तो उनको भी यहाँ पे नोट डाउन करना है। लकड़ी शीशम से, नीम से और जो है बरगद वगैरह से जो है ये प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये लकड़ी के लिए हो जाएगा। औषधि नीम है, तो ज़रूरी नहीं है कि वृक्षों से ही जो है औषधियाँ प्राप्त हों, तो कुछ शाख, कुछ झाड़ियाँ, इन सब से भी प्राप्त हो सकती हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तेल भी यहाँ पे चंदन की लकड़ी तो दिखाई गई, इसके अलावा भी बहुत सारे शाख होंगी, झाड़ियाँ होंगी, तो सारे सभी वैरायटी के पौधे वनों में होते हैं ना, तो उन सब से ये प्राप्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब क्रियाकलाप नेक्स्ट वाला जो है इसमें क्या है, अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए। मतलब इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है कि हमारे घर के आसपास अगर कोई बगीचा वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ जाएं और वहाँ के जो वृक्ष हैं उसमें जो लगे हुए हैं उन्हें देखें, उनके नाम को जानने का प्रयास करें। इस कार्य में आप अपने बुजुर्ग अध्यापक पुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखेंगे उनकी विशेषताएं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि उनकी लंबाई, पत्तियों का आकार, उनका शिखर कितने ऊंचे हैं, ठीक है, किस तरीके का उनका शिखर टिप बना हुआ है, पुष्प और फलों को सूचीबद्ध कीजिए अलग अलग जो है पौधों को देख देख करके। ठीक है, कि उनके जो है पुष्प कैसे हैं, उनके फल कैसे हैं, इनका कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो ये भी इस क्रियाकलाप में हमें करना है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के जो शिखर होते हैं वो उनकी आकृति और साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। वृक्षों की जो टिप होते हैं वो उनकी साइज और उनकी शेप, उनकी आकृति के हिसाब से जो है हमेशा जो है परस्पर वो भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। कुछ ऐसे वन होते हैं, जंगल होते हैं जहाँ पे विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल जो क्षैतिज परतें होती हैं जो एकदम सपाट बनी रहती हैं स्पेस जो है स्टार्टिंग में ही, उन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष जो है वो शीर्ष परत बनाते हैं। जो छोटे होंगे वो जो है अधोतल यानी कि जो क्षैतिज परतें बनाएंगे उनको अधोतल कहेंगे, और जो बड़े बड़े जो है वृक्ष होते हैं वो ऊंचे वृक्ष जो है वो शीर्ष जो है टिप बनाएंगे। तो जिनके नीचे झाड़ियाँ, अब इनके नीचे क्या क्या होंगी, झाड़ियाँ और ऊंची ऊंची घासें जो परतों के रूप में नीचे की तरफ होंगी। और सबसे नीचे ये पूरी एक लेयर्ड बाय लेयर्ड दिया गया है कि पहले एक जो है मिडिल जो है मतलब कि हाइट के होंगे पौधे जो क्षैतिज छतें बनाएंगे, ठीक है, जिसको अधोतल कहेंगे। उसके बाद कुछ बड़े बड़े होंगे वो शिखर बनाएंगे। फिर उसके नीचे जो है झाड़ियाँ होंगी, उनके नीचे जो है बड़ी बड़ी जो है ऊंची ऊंची घासें होंगी, और सबसे नीचे परत जो होगी वो शाख के जो पौधे होते हैं सॉफ्ट जो होंगे उनकी होगी। ठीक, क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? तो अभी तो हम लोग ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि सभी वनों में वृक्ष जो होते हैं वो समान प्रकार के नहीं होते। प्रोफेसर अहमद ने यही बताया कि नहीं, विभिन्न जो है वनों में अलग अलग प्रकार के जो है वृक्ष पाए जाते हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि उनमें जलवायु परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए जो अभी हम लोग ने शिखर और जो अधोतल डिस्कस किया था उससे देख लेते हैं। जैसे
ये वाला जो है वृक्ष दिखाया गया है, ये काफ़ी ऊंचा वृक्ष है। इसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या बनाता है, शिखर बनाता है। टॉप जो टिप होती है पौधों की वो शिखर बनाती है, ठीक है। अधोतल क्या होंगे, जो मिड वाले जो पौधे होंगे उनकी जो नीचे वाली जो छत जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ये इनका अधोतल कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि ये जो वृक्षों की जो वेराइटीज़ हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों पाई जा रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न वहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ जो हैं उनके कारण ऐसा होता है। तो उन्हीं के कारण ही वृक्षों को और अन्य जो प्रकार के पादप हैं उनकी किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग वनों में जंतु जो हैं वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर के उन्हें देखने का जब प्रयास किया तो ऐसा करते समय में उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं, ठीक है। और बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर जो वनों की जो भूमियाँ हैं उन पर सड़ गल रही क्षयमान पत्तियाँ हैं, उन पर अनेक कीट भी देखने को उनको मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये दिखाया गया कि कैसे पत्तियाँ नीचे अगर गिर गई हैं तो उसमें अगर पानी यानी मिलने के बाद वो किस तरीके से सड़ रही होंगी वो पत्तियाँ, और उनमें जो है छोटे छोटे इन जो बच्चे जो थे उन्होंने इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी उन्होंने देखा। तो वहाँ पे कीट भी देखा, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न अनेक छोटे जंतु भी उनमें दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने भी आरंभ किए। मतलब यहाँ पे सिंपली बस उन लोगों ने क्या देखा कि जो वनों की जो ज़मीन होती है, ठीक है, वहाँ पे कुछ अन्य जो ऐसे जो रिसेंट में उन्होंने जो जानवर देखे होंगे, जो जंतु देखे होंगे वो तो देखे ही होंगे, साथ ही साथ जो वनों की जो ज़मीन थी वहाँ पे भी उन्होंने कुछ अन्य कीड़े मकोड़े और जंतुओं को देखा। जब उन्होंने इन जीवों को देखा तो फटाफट उसका चित्र बनाने लग गए। वन भूमि की सतह जो होगी वो गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियां, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ जो था वो आर्द्र, थोड़ा ह्यूमिड था और गर्म भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली कि पहले तो भूमि की जो वन की भूमि की जो सतह थी वो कैसी थी, गहरे रंग की थी। फिर वहाँ पे सूखी पत्तियाँ भी थीं और जो खराब क्षयमान जो है सड़ी गली जो पत्तियाँ थी वो भी थीं, ठीक है। और फल भी थे जो गिर गए होंगे और वो खराब हो गए होंगे, बीज भी थे, टहनियाँ भी थीं, छोटे शाकी जो पौधे जो थे उन सब से पूरे जो है वनों की जो ज़मीन थी वो ढकी हुई थी। और ये जो क्षयमान जो सड़े गले पदार्थ थे ये थोड़े ह्यूमिड भी थे, नमी वाले भी थे, ठीक है, और गर्म भी महसूस हो रहे थे। तो बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली थी। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। मतलब ये कह सकते हैं कि वन भूमियों पर सूखी पत्तियां का पूरा एक बेड जो है बेड की तरह सूखी पत्तियां गिरी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई सफाई वगैरह करने तो जाएगा नहीं, तो वो पत्तियां वहीं पे अपना सड़ गल करके अपना जो रूपांतरित होना होगा वो हो जाएंगी। लेकिन वो एक बेड की तरह स्ट्रक्चर, मतलब कि बेड की तरह पूरी बिछी रहती हैं। तो ये स्पंजी गलीचे की समान जब उस पर चलो तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पे है, क्या ये जो क्षयमान सड़ा गला जो पदार्थ है वो सदैव गर्म रहता है? तो प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चों, इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर चाहिए तो आपको एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। इससे आपको अब ये बात जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, इस क्रियाकलाप में एक छोटा सा गड्ढा खोदिए और इसे सब्जियों के जो कचरे हैं और सूखी पत्तियां आदि से भर करके मिट्टी से ऊपर से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत को हटाइए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? अगर जो है मतलब कि अगर ये जो गड्ढा है वो अगर भीतर से गर्म लग रहा है तो यहाँ पे इस बात की क्लियरिटी हो जाएगी कि जो सड़ी गली चीज़ें हैं वो ह्यूमिड और गर्म होती हैं। पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को अगर काट दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो इसी को ही प्रोफेसर अहमद उनको ये बताना चाह रहे हैं कि तुमने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरीके के जो हैं मतलब कि जो सजीव हैं उनके बारे में आपने ये पढ़ा होगा। तुमने पढ़ा होगा कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वो भक्षी हों, शाकाहारी हों, अथवा मांस भक्षी हों, मांसाहारी हों, अंततः एंड में भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि शाकाहारी पादपों को खाते हैं और पादपों को खाने वाले जंतुओं को जो है मांसाहारी खा लेते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और इस प्रकार ये जो क्रम है वो चलता रहता है। उदाहरण के तौर पे जैसे घास को कौन खाते हैं? कीट जो है वो खाते हैं। अब इन कीटों को मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सर्प खा लेते हैं। तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला जो है वो बन जाती है। तो इसी को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो ये लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला की, ठीक है।
तो जैसे कि घास है, उसको कीट ने खाया, कीट को मेंढक ने खाया, मेंढक को सर्प ने खाया, और सर्प को भी उकाब और गरुड़ खा लेता है। ये जो है अपर लेवल के यहाँ पे कंज्यूमर्स आ जाएंगे, ठीक है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो ये जो वन होते हैं, इनमें अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी, यहाँ पे तो एक ही दिखाई गई थी, अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती हैं। तो ये सभी जो खाद्य श्रृंखलाएं वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में कोई अगर विघ्न, कोई रुकावट अगर आ गई, तो ये अन्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित कर देगी, क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड होती है, इसलिए एक दूसरे को ये प्रभावित करेंगी। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है, क्योंकि वो एक कड़ी से जुड़ा रहता है। यदि हम वन के किसी भी एक घटक जैसे कि वृक्ष को अलग कर दें, तो इससे अन्य सभी घटक जो हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस, जो वो अपने साथ आवर्धक लेंस लेकर के कहते हैं, उससे देखने के लिए उन्होंने कहा। उन्हें छयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीड्स और चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको ये चीज़ दिखाई गई। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको ये समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त और भी यहाँ पे अन्य जीव जो हैं, जिन्हें हम जैसे आवर्धक लेंस वगैरह से जो हमने देखा, ठीक है, तो इन सब से हम देख करके हम उनको भी जान सकते हैं। यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो एक जो है एक श्रृंखला जो है जीवन चक्र के लिए ही है, कि जैसे जो पादप होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये ऑक्सीजन और फिर उसके बाद यही पादप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पूरा प्रक्रम यहाँ पे ये चलता है, ठीक है। और नीचे इसके अलावा भी यहाँ पे जो पोषक तत्व हैं ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अपघटक का भी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मृदा का भी है और जल का भी है। तो वन में पादप, मृदा और अपघटकों का जो परस्पर संबंध है वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसे और अच्छे से यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। हमने कुछ जीवों को पत्तियों पर देखा, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मृदा के भीतर भी रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते होंगे। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये बताया, ये मृत पादप और जंतु ऊतकों को, जो जंतु मर जाते हैं उनके ऊतकों को खाते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इनको खा करके उनके जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में कन्वर्ट करके, जो कि मिट्टी के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसमें परिवर्तित कर देते हैं। ये गहरे रंग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमस जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, मिट्टी की ऊपरी परत होती है। तो ह्यूमस के बारे में हमने जो है चैप्टर 9 जो था उसमें भी हमने इसको पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, तो उसकी जो टॉप लेयर होती है उसमें ही हमें ह्यूमस मिलता है। मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, ये सबसे उपजाऊ परत होती है, जिसमें ही पौधे जो होते हैं उनको जो नरिशमेंट, जो पोषक तत्व जो मिलते हैं वो इसी ह्यूमस वाली जो लेयर होती है इसी से ही प्राप्त होते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव जो होंगे वो अपघटक कहलाते हैं। तो यही सूक्ष्म जीव हैं जिनमें बैक्टीरियाज आते हैं और फफूंद वगैरह आते हैं, मशरूम जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये सब जो होते हैं ये पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को जो ह्यूमस में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, इन्हीं सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ किया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को उसने खोज निकाला। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं या अपघटक जो होते हैं वो जो है किस तरीके से वन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन में आपको इसमें हेल्प मिल करेगा, ठीक है। इसके बाद है ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मित हो जाते हैं। तो ह्यूमस की उपस्थिति यहाँ पे यही बताती है कि जो मृत पादप और जंतु जो हैं उनकी जो जटिल पदार्थ जो हैं वो जब सरल पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं तो वो मिट्टी में जाकर के वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसी में ही मिल जाते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः पादपों, जो सजीव पादप हैं उनकी जड़ों के द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। तो अभी हम लोग ने इसको जो है पढ़ा भी, और यहाँ पे टीबू भी इसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। तो ये जो मरे हुए जो जंतु हैं वो गिद्ध खा लें, कौए और कीट ये सब जो खा लें, और बाकी जो बचा होता है उसको अपघटक तो हैं ही इनकी सफाई करने के लिए। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहाँ पे यही है
क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही है कि जो वन है उसमें कुछ भी व्यर्थ कैसे नहीं जाता है, तो उसका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल कौन निभाते हैं, अपघटक निभाते हैं। और इसके अलावा जो गिद्ध है और जो गिद्ध वगैरह जो हैं और जो छोटे कीट होते हैं उनका भी बड़ा रोल होता है इसमें। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है, जो कि उन्होंने शुरू में कहा था। तो प्रोफेसर अहमद ने फिर उन्हें इस बात को समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा ऑक्सीजन को निर्मित करते हैं, उनको रिलीज करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। तो जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है और पादप उनको ये प्रोवाइड करते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। कैसे? क्योंकि जो जंतु होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जो पादप होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जंतुओं के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने के लिए। ठीक, इसलिए वनों को हम हरे फेफड़े भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो वन है उनको हरे फेफड़े कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो वन है उनको हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है, कि किस तरीके से। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है ये क्वेश्चन में आगे पूछा जाएगा अभ्यास में कि ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है उसमें पादप का क्या रोल है। ठीक है, प्लांट्स का क्या रोल है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे कि ये जो पादप हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक, और ये जंतुओं के द्वारा ले ली जाती है। और जंतु किसको रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका यूज पादप कर लेते हैं। तो ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चक्र है जिसमें पादप और जंतु भी सम्मिलित हैं। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं, जड़ों से जल को अवशोषित करते हैं और फिर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है इसके द्वारा जलवाष्प में, मतलब कि जलवाष्प के रूप में, वेपर के रूप में ये निर्मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये जो जल एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो वेपर के रूप में निकल जाता है। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? अगर वृक्ष कम होते तो जल चक्र, क्योंकि जल चक्र में जो है अधिकांश जो रोल निभाते हैं वो वृक्ष ही निभाते हैं। उनकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा अच्छे से जल चक्र पूरा कंप्लीट होगा। टीबू ने उन्हें ये बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इसमें कुछ विभिन्न जनजातियां रहती हैं, मतलब कि जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। टीबू ने ये समझाया कि ये लोग जो हैं वो अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। जाहिर सी बात है सारी चीज़ें उनकी वहीं से ही पूरी हो रही हैं, तो अगर उन्हें किसी भी तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी उनको वहीं से ही प्राप्त हो जाएगी। बूझो ने एक छोटे झरने से बूझो जो था वो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था। तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड जो उस मतलब कि उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में जाकर के वो गायब हो गए। तो यहाँ पे झाड़ियों, जंगल में जो झाड़ियों का जो काम है वो भी जो वन जो है वो किस तरीके से और भी काम करता है, तो वो सघन झाड़ियों और ऊंची घास, वनों में पाई जाने वाली जो सघन झाड़ियाँ और जो ऊंची घास है वो जंतुओं को भोजन तो प्रदान करती हैं, उसके साथ साथ उनकी रक्षा की भी, मतलब रक्षा की भी जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे उनको भोजन तो मिल ही रहा है, साथ में वन में जैसे हिरण का दिखाया गया है और साथ ही साथ भोजन भी मिलता है, उनको आश्रय भी प्रदान करती हैं ये झाड़ियाँ, और उन्हें वन में रहने वाले जो मांसाहारी जीव जो उनका जो है मतलब कि उनको अपने भोजन के रूप में उनको खा जाएंगे, तो उनसे ये सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। तो वनों का यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श जो है उसको देखना आरंभ किया। टीबू ने अचानक कुछ देर में उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच में अंतर समझाया। यहाँ पे जो वेस्ट जो है मटेरियल है जो जंतुओं का, वो जो है उसने दिखाया और सभी जो बच्चे हैं उनको अलग अलग जंतुओं की जो है लीद को दिखाया। तो प्रोफेसर जो अहमद हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो वन अधिकारी होते हैं वो वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी, की वन में जो कौन कौन से किस प्रकार के जो जंतु इसमें जो है रह रहे हैं उनकी जानकारी, उनकी जो लीद है, उनकी जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है उससे, और उनके पद चिन्ह, पैरों के जो चिन्ह हैं उनके आधार पर करते हैं उनकी पहचान। ठीक है, जैसे हाथियों का अगर पैरों का चिन्ह अगर ले लिया जाए तो वो जो चिन्ह होगा वो सिर्फ हाथियों का ही होगा, वो हिरन का तो नहीं हो सकता ना। तो इससे पहचान की जाती है कि यहाँ पे कितने हाथी होंगे, या फिर यहाँ से हाथी एक गुजरा है, और फिर उसकी जो लीद होती है वो भी अलग तरीके, गाय की अलग होती है, घोड़े की अलग होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जंतुओं की अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो बूझो ने सबका ध्यान
जंतुओं की लीद की एक बड़ी 6 मान ढेरी जो थी उसकी ओर भी आकर्षित किया। मतलब कि जो है जंतुओं का लीद ही था जो कि पूरी तरीके से जो है वो कहते नहीं बर्बाद हो चुका था, सड़ गल गया था, वो तो वैसे भी वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। तो 6 मान ढेरी थी, ठीक है। उसकी तरफ जब उसने जो है उसको आकर्षित करवाया, सभी बच्चों को उसकी तरफ जो है बुलाया, तो उस ढेर में उसने अनेक भृंग और कैटरपिलर पनप रहे थे। वो जो ढेर जो था 6 मान ढेर, उसमें अनेक कैटरपिलर पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। मतलब वहाँ पे उसने ये देखा कि अनेक कीड़े मकोड़े भी वहाँ पे थे, कैटरपिलर्स भी थे, और साथ ही साथ कुछ नए जो है नए पौधे जो हैं वो भी वहाँ पे अंकुरित हो रहे थे, वो भी निकल रहे थे। तो प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि ये जो नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के, ये जो नए पौधे जो निकल रहे हैं वो किसके, वो कुछ शाखों और झाड़ियों के। जंतु भी कुछ पादपों के बीज को प्रकीर्णित करते हैं। जब वो जो है एरिया से होकर के गुजरते हैं तो वहाँ पे जो पादप होते हैं उनकी बीजों को अपने शरीर में चिपका लेते हैं। उसके बाद जब किसी अन्य जगह पर जब पहुँचते हैं तो किसी भी वजह से जो है वो जो जो लीद पर जैसे जो शाक या उनके जो नवोद्भिद नए पौधे जो निकल रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि ये जंतु के द्वारा ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए गएंगे। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जंतु जो है वो वनों में पादपों की वृद्धि और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे यही है कि वो अपने मतलब कि वो पादपों की जो बीज है उनका प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। जंतु जो है उनके प्रकीर्णन में भी सहायता करते हैं, ठीक। जंतुओं का 6 मान जो गोबर है वो नवोद्भिद को उगने के लिए, और इसके साथ साथ जो 6 मान गोबर है वो नवोद्भिद नए पौधों को उगने के लिए जो है पोषक तत्व भी प्रदान करता है। इस वजह से वहाँ पे नए पौधे उग रहे थे। ये सुनने के बाद बूझो ने अपनी तुरंत नोटबुक निकाली और पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय दे करके वह वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। मतलब उसने जो है नोटबुक में ये चीज़ नोट की कि जो पादप होते हैं वो अधिक किस्मों को आश्रय देते हैं, अधिक किस्मों को आश्रय दे करके वन शाकाहारी जंतु को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। शाकाहारी जंतु को, अब जाहिर सी बात है शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास और ये सारी चीज़ें अधिक मात्रा में जब प्रोवाइड हो रही हैं तो इनकी संख्या भी बढ़ेगी। इनकी संख्या बढ़ेगी तो फिर जो मांसाहारी हैं उनकी भोजन के अवसर भी बढ़ जाएंगे उसी प्रकार। अब जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई कि दीवार पर उगा हुआ एक पौधे का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पहेली ये कह रही है, पहेली को इसे देख करके ये याद आया कि उसने अपने विद्यालय की पार्श्व दीवार साइड की जो वॉल होती है वहाँ पे उसने पीपल का एक पौधा उगते हुए देखा था। क्या आप समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं कि वो कैसे उगाया? तो इसे जो है समझने में इसकी सहायता की जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे जो शाकाहारी थे वो उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए जो है सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो रही थी, तो जाहिर सी बात इनकी तादाद भी बढ़ेगी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनकी संख्या अधिक होने का अर्थ सिंपल सा यहाँ पे बस इतना ही है कि विभिन्न प्रकार के जो मांसभक्षी हैं, मांसाहारी जो जीव हैं, उनके लिए भी भोजन की अधिक उपलब्धता है। शाकाहारी बढ़ेंगे तो जो है भोजन की उपलब्धता मांसाहारियों की भी बढ़ जाएगी। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे पुनर्जनन का एक और चीज़ आ गई कि जंतुओं की जो अलग अलग किस्में हैं वो भी जो है वनों की पुनर्जनन, उनको फिर से जो वनों में जो है उसकी जो विकास है वो हमेशा घटता क्यों नहीं है, वो हमेशा इक्वल उसमें सिचुएशन में क्यों रहता है। तो इसका रीज़न यही सारे हैं, ठीक है, कि उसमें जो है जो जंतु हैं वो उनमें बहुत बड़ा रोल जो है निभाते हैं, पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे जैसे अपघटक है, अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। अपघटक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनका जो कुछ मटेरियल है जो गिर गया, फल वगैरह सब सड़ गल गए, ठीक है। अब अगर मतलब सड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रम को पूरा करने का काम ही तो अपघटक करते हैं, ताकि वहाँ की सफाई होगी तब जो है वो सफाई हो करके जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को वापस से मिल जाएंगे, पौधे उनको नरिशमेंट पोषक तत्वों के रूप में उसको यूज़ कर लेंगे और फिर वहाँ की सफाई भी हो जाएगी। तो दोनों ही काम एक साथ दो काम हो जाएंगे। तो इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वन जो है उसमें हर एक प्रक्रिया लगातार होती रहती है। वहाँ पे चाहे वो महीन से महीन हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो, हर कोई अपनी अपनी वर्किंग करता रहता है। इसीलिए एक गतिक सजीव इकाई है, यानी इसमें गति होती रहती है, ठीक है, और ये जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर के आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हम लोग ने एक जो है पॉइंट पढ़ा था, ठीक है,
उसके बारे में वो कि जो वनों की जो ऊपरी लेयर होती है, वन जो होते हैं वो छतों के रूप में अपनी जो है सारी लेयर्स को कवर किए रहते हैं। ठीक है, तो उसी की ही बात यहाँ पे आएगी, जिसको हमने वितान कहा था कि एक जो है छत जैसा स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। तो वृक्षों का ये जो छत जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि वितान कहलाता है, उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है वो वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर देती है, मतलब कि इनके छोटी छोटी फुहारों में परिवर्तित कर देती है। वर्षा की बूंदें जो मोटी मोटी गिर रही थी वो पहले पत्तों पे गिरती हैं, फिर उसके उसको छोटी छोटी बूंदों में वो जो है बिखर जाती हैं, और उसके बाद वो या तो रिस करके धीरे धीरे नीचे आती हैं, या फिर जो है वो फुहार के रूप में जो है वो फर्शों पर पड़ती हैं। तो अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी थी। लगभग आधे घंटे के बाद वर्षा जो है वो रुक गई। इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी जो मृत पत्तियां थी, अब जाहिर सी बात है जो मृत पत्तियां थी उनका क्या हुआ, उनकी परत अब कुछ कुछ गीली हो गई थी, क्योंकि कुछ देर बाद उन्होंने ये देखा कि वो जो मृत पत्तियां थी उनकी परत अब धीरे धीरे गीली हो रही। लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता नहीं दिखाई दिया, कि जो जल जो है वो भारी भरकम मात्रा में जब ज़्यादा बारिश होती है तो भर जाता, बाढ़ जैसी आ जाती है। तो बूझों ने मन ही मन में ये सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा अगर हमारे शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें अब तक के पूरी तरीके से भर चुके होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखिए एक पिक्चर दी गई है, उसमें हर एक चीज़ को दिखाया गया है कि वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती हैं और भूमि के अंदर कैसे रिस जाती हैं। तो उसी को हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे पहले तो वर्षा जो है हो रही है, ठीक है। वर्षा की समृद्ध और वितान वनस्पतियों की अनेक परतें, ये जो हम लोग ने पढ़ा था वितान पढ़ा था, और वनस्पतियों की अनेक जो है परतें पड़ी थी, छत की जैसे स्ट्रक्चर बना रही थी, अधोस्थल बना रही थी, वो जो है वो वर्षा की जो चाल हो रही है, जितनी स्पीड में वर्षा की बूंदें यहाँ पे गिर रही हैं उनकी स्पीड को ये कम कर देती हैं। पत्तियों पे स्टेप बाय स्टेप वो पत्तियाँ नीचे गिरते गिरते फिर लास्ट में जो वनों की जो फर्श होती है वहाँ पर एक फुहार की तरह ही उसको गीला कर पाती हैं, पूरा कंप्लीट नहीं गीला कर पाती हैं। फिर यहाँ पे एक स्टेप दिखा रहे हैं वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन का। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन की जो प्रक्रिया है ये भी साथ साथ होती रहती है। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मूल तंत्र जल की भूमि में जो रिसाव होने में सहायक होता है। अब जाहिर सी बात है ये जो मूल तंत्र है, ये जड़ें होती हैं, ये जो जल जो है फर्श पे जो गिरा होगा इसको भूमि के अंदर उसके रिसाव में भी ये मदद करती हैं। एक तो उसको एब्जॉर्ब भी करती हैं, साथ ही साथ रिसाव में भी मदद करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली लेयर जो है वो पूरी मूल तंत्र की दिखाई गई है। फिर यहाँ पे है कि क्षयमान सामग्री से ढकी हुई भूमि की भांति ये प्रतीत हो रही है, यानी कि सबसे ऊपरी लेयर जहाँ पे जो है ये जड़ें फिक्स्ड हैं वो जो है ह्यूमस नहीं कहा गया था कि सड़ी गली जो पत्तियां हैं उनकी लेयर एक भूरी रंग की सबसे ऊपर पाई जाती है, तो वो जैसे भूरी रंग की ये लेयर दिखाई जा रही है। और सबसे लास्ट में भौम जल का स्तर दिखाया गया है कि ये जो पानी जो रिस रिस करके नीचे आ रहा है वो किसका, वो भूमि जल जो है उसके रूप में ये जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ जो है शहरों और जो गांव का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि शहर जो है उनमें पेड़ों की जो है संख्या कैसी दिखाई गई है और पॉल्यूशन दिखाया गया है। नीचे ये वाला जो है पिक्चर ये गांव का सेकंड वाला दिखाया गया है, और फिर लास्ट में जब बाढ़ की स्थिति आई है तो वो दिखाया गया है। तो इसे एक बार देख लें, और यहाँ पे एक लेडी का भी स्ट्रक्चर, इन चारों ही पॉइंट को एक बार देखने की कोशिश करें। तो देखिए इसमें क्या है, पहले में है यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। जैसे हम लोग ने देखा पॉल्यूशन के द्वारा ही तो वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी, ठीक है। और वृक्षों की संख्या अगर कम होगी तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि वृक्ष तो उसको यूज़ करने के लिए है ही नहीं, जिससे पृथ्वी का ताप फिर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, हरित जो है ग्रह का प्रभाव जो होगा। फिर सेकंड में है पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। सेकंड वाला पॉइंट यही दिखा रहा है कि अगर पेड़ों की कमी हो जाएगी तो जीव जो है ना तो उनको खाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं और ना ही उनको रहने की जो है सुरक्षित जगह मिल रही है, ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे। थर्ड में है पेड़ों की अनुपस्थिति में, जब पेड़ नहीं है तो मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। तो मिट्टी जो है वो पेड़ ही है जो मिट्टी को बांधे रखते हैं, और फिर जो है ये बाढ़ के खतरे से भी बची रहती है। तो जब पेड़ ही नहीं है तो मृदा भी नहीं बंधी रहेगी, और जिससे बाढ़ जो है आ जाती है। लास्ट में दिखाया गया है कि हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण जो है वो घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर लगातार वनों को काट दिया जाए तो फिर वो हमारे लिए किस कदर जो है घातक हो सकता है, क्योंकि वो जो आपदाएं हैं उनका तो कारण तो वो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, और जिससे जो है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि सांस लेने में दिक्कत होएगी, ठीक है।
तो ये चीज़ तो हुई, ये है कि ये यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से वन जो है वो हम सब के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या कंडीशन होती है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उन्हें रिसाव होने देते हैं। एक तरीके से देखा जाए वनों का जो काम है, वन जो है वो एक प्राकृतिक अवशोषक एब्जॉर्बर की तरह जो है कार्य करते हैं, जो वर्षा जल को जो नीचे गिर रहा होता है उसको जो है मिट्टी में जो है एब्जॉर्ब करने में ये मदद करते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रख भूमि के अंदर जो जल है वाटर लेवल को ये बनाए रखने का काम करते हैं वर्ष भर। वन ना सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, वन का काम यहाँ पे एक और दिया गया है कि ना तो वो सिर्फ बाढ़ को नियंत्रित करते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को भी बनाए रखने में सहायता करते हैं, क्योंकि जो पानी जो जल है, जल की जो मात्रा है वो जो ज़मीनों पर वो इकट्ठा ही नहीं होने देते, तो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, नदियों में ही तो चला जाएगा। उसके बाद है कि जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष अगर ना हो तो क्या होगा, तो वर्षा जल जो है वो सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा जल जो है भूतल पे गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा, उसके बाद आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भर जाएगा। तेज़ वर्षा मृदा की ऊपर की जो उपजाऊ ह्यूमस वाली जो लेयर होती है उसको बहा करके लेकर के चली जाएगी, और वृक्ष तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बंधे रखते हैं। वृक्ष के या अन्य पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखने का काम करती है। तो जब यही नहीं होंगे तो मिट्टी को बांधे नहीं रखेंगे और फिर उसके बाद वर्षा के जल के साथ जो ऊपर की जो है उपजाऊ जो लेयर है वो बह जाएगी। इसी को ही हम मृदा का अपरदन भी कहते हैं। ठीक है, फिर वो जो भूमि होगी वो बंजर ही कहलाएगी, क्योंकि अब उसमें जो है पौधे का कोई विकास, क्योंकि पोषक चीज़ें उसको मिलेंगी ही नहीं। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांववासी जो थे उन्होंने गांववासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। मतलब उन्होंने ये बताया कि ये जो गांव था वो आसपास जो है वन से घिरा हुआ है, इस वजह से वहाँ पे वर्षा जो है वो अच्छी होती है। हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण क्यों कम होता है, क्योंकि वन जो है वो वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण जो है वो भी बहुत कम होता है। तो एक तरीके से देखा जाए वनों के रहने से हर तरीके के प्रदूषण से भी हम बच सकते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर के आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। यानी कि जिस एरिया में वो गांव बना था, वहाँ पे जो लोग निवास कर रहे थे, वो कब बना था, वो जो है सिर्फ 60 साल ही हुए थे उसको बने हुए। वहाँ के जो जंगल जो थे उनको काट करके वो गाँव बनाया गया था। टीबू के जो दादाजी हैं उन्होंने बताया कि जब वे छोटे थे, ठीक है, तो जब वे छोटे थे तो उस जगह पे मतलब कि जंगलों की जो तादाद थी उसको यहाँ पे ये टीबू के जो दादाजी हैं वो बता रहे हैं कि तब गांव का जो क्षेत्र था वो इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी जो है ज़ईफ़ है और 60 साल का ही खाली टाइम हुआ है। गांव का क्षेत्र जब शुरू शुरू में बसा होगा तब वो इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी नहीं था, मतलब कि जो ये जो गाँव जो था वो वनों से घिरा हुआ भी था, सॉरी, क्योंकि तब जो है जो घर वगैरह जो थे वो कम थे गांव में। ठीक है, तो चारों ओर क्या होगा, वन की कटाई कम ही हुई होगी, तभी तो घर कम होंगे, तो चारों ओर वन ही वन थे। तो ये पूरा जो है वनों से घिरा हुआ था। सड़कें, इमारतें आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे। तो वनों के कटाव का रीज़न सबसे बड़ा यही है, औद्योगिक विकास होता जा रहा है, जो लकड़ी है उसकी जो है बढ़ती हुई जो मांग है उसके कारण वन को काटा जा रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था। पुनर्जनन होने की जो कंडीशन हम लोग ने अभी जो है शुरू में पूरी डिस्कस की है वो नहीं हो पा रहा था, और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने की कगार पे था। मतलब कहने का है कि नए वृक्ष लगने की सिचुएशन ही नहीं आ रही है और जो वृक्ष हैं उनको काटते चले जा रहे हैं। वही जो जल वाले जो चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा था कि जल को जो है एकत्रित करने की सिचुएशन आ ही नहीं रही है कि वर्षा के जल को स्टोर किया जाए, लेकिन उसके वेस्ट उसको खर्च करने की जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो
तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने में साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। मतलब प्रोफेसर अहमद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम समझदारी से काम लें तो हम वनों को संरक्षित भी कर सकते हैं और साथ साथ विकास का जो कार्य है वो भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र भी बनाए जो उन्होंने देखे थे। जब ये वन भ्रमण जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा कि वनों के बारे में जो भी उन्होंने जाना, जो भी उनका महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में वो सारांश में लिखें। तो बच्चों ने क्या लिखा? वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर भी बनाए रखने में सहायक होते हैं। और जो वन होते हैं वो औषधीय पादपों जैसे काष्ठ, औषधि पादपों और लकड़ी और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत भी हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद की एक बात तो बहुत अच्छी थी कि हम जो है वनों के बारे में अगर कहें कि हम वनों की कटाई मतलब वनों को हम संरक्षित भी कर सकते हैं, ऐसे हमें उपाय सोचने चाहिए कि हम डेवलपमेंट भी कर सकें और वनों को संरक्षित भी कर सकें ताकि हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित रहे। डेवलपमेंट तो करते जा रहे हैं पर क्या है कि हम अपनी ही ज़िंदगी को और कम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ही कंप्लीट होता है और जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़रूरी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से ही पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, जैसे वनों का मतलब कि उनका पुनर्जनन होना और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में देखिए, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 उत्पादों में जो है दवाइयाँ हो जाएंगी, लकड़ी हो जाएगी, कागज़ हो जाएगा, तेल हो जाएगा और गम जो गोंद वगैरह जो प्राप्त किया था। तो ये सारी चीज़ें हमको जो है पादपों से प्राप्त हो सकती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे 5 उत्पाद कहे हैं तो 5 के हो गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादप जो होते हैं उनकी में सहायता करती हैं। किसमें? उनके परागण में, पॉलिनेशन जो होता है उसमें सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट जो है उसमें क्या है? वन परिशुद्ध करते हैं। वन जो है वो किसको परिशुद्ध करते हैं? वायु और जल, दोनों को ही ये परिशुद्ध करते हैं, वायु को भी और साथ में जल को भी। नेक्स्ट है शाक। वन में शाक जो होते हैं वो वन में सबसे नीचे की जो परत होती है उस पर पाए जाते हैं, सबसे नीचे की परत में। ठीक है, सबसे नीचे क्या पाए जाते हैं? शाक के जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में है कि वन में 6 मान पत्तियां, जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं और जंतुओं की जो लीद होती है वो किससे मतलब कि लीद वगैरह जो है उसको समृद्ध करते हैं। किससे करते हैं? जो मृदा जो होती है वो। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि वन में 6 मान पत्तियां और जंतुओं की लीद मृदा को समृद्ध करते हैं। कहने का मतलब है कि इनसे क्या होता है कि 6 मान पत्तियां और जो जंतुओं की जो लीद होती है इसके जो है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करके ये जो सरल पदार्थ होते हैं ये मृदा के द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं, यानी इनमें जो पोषक तत्व हैं उनसे जो है मृदा को समृद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो कौन सा इसमें वन उत्पाद नहीं है? गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख और केरोसिन। तो केरोसिन जो है ये वन उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें देखिए वन, यहाँ पे जितने भी वक्तव्य दिए गए हैं इनमें जो वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, सही नहीं है ये। और लास्ट में क्वेश्चन में दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम बताइए। तो कौन सा है जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादप जो है उनसे वो बनता है? तो हमारा ह्यूमस है। ह्यूमस जो है वो जो है मृत पादप वगैरह जो है उनसे बनता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ही कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, 18 चैप्टर। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching.